हेलो फ्रेंड्स, एक बार हम फिर से आ गए हैं आपके साथ सेकेंड पार्ट लेके, दैट इज़ ऑफ क्लास नाइन्थ इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज़ द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि पालमपुर विलेज में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं और कितनी फैमिलीज़ रहती हैं, दलित्स कौन होते हैं, हाइपोथेटिकल वर्ड्स क्या की मीनिंग क्या होती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग ने फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ सी दैट वीडियो। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लैंड इज़ फिक्स्ड। ओके, अब लैंड इज़ फिक्स्ड क्या है ये हम लोग अब देखेंगे। तो till here we have already finished. Now we have to start from here. Okay, farming in पालमपुर। फार्मिंग इन पालमपुर कैसे होती है? फार्मिंग पालमपुर में हम लोग को ये देखना है। ओके, तो लैंड इज फिक्स्ड। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही कंप्लीट किया था कि फार्मिंग एक हमारी मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है, जो कि ज़्यादातर लोग अब फार्मिंग ही कर रहे हैं। आपने अपने इंडिया में भी देखा होगा, ज़्यादातर जितने भी लोग हैं वो फार्मिंग एक्टिविटी में ही लगे हुए हैं। इन पालमपुर 75% ऑफ पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवहुड। ओके, अब देखो कुछ लोग डिपेंड हैं 75%। कितने परसेंट? 75% पीपल आर डिपेंडेंट फॉर their work, for who are working are dependent on फार्मिंग पर डिपेंड जो वर्क कर रहे हैं फार्मिंग से रिलेटेड, वो डिपेंड किस पे हैं? फार्मिंग पे, फॉर अपने लाइवलीहुड पे, अपनी रोजी रोटी के लिए उन लोग डिपेंड किस पे हैं? फार्मिंग पे। दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर्स। वो फार्मर्स भी हो सकते हैं या फिर फार्म लेबरर्स भी हो सकते हैं। अंडरस्टूड? द वेल बीन ऑफ दीज पीपल्स इज क्लोजली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ द फार्म्स। देखो, ये जो वेल बीन हम लोग ने ये पीपल के बारे में जाना, तो ये क्लोजली रिलेटेड किससे है? प्रोडक्शन ऑफ फार्म से। ओके, तो अभी हम लोग आगे और देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट remember that there is a basic constraint in raising farm production. Okay, farm production। तो इसको क्या बता रहा है कि बट रिमेंबर कि जो हमारा बेसिक कॉन्स्टेंट है वो रेजिंग फार्म प्रोडक्शन है। वो क्या है? रेजिंग फार्म प्रोडक्शन है। लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड। जो हमारी लैंड एरिया है फॉर कल्टीवेशन के लिए, अब जैसे आपकी लैंड एरिया है, अभी आपकी कल्टीवेशन के लिए जो ये लैंड एरिया है वो क्या है? वो फिक्स्ड है। वो क्या है? वो फिक्स्ड है। वो चेंज, अब आप लोग को फिक्स्ड क्यों है? फिक्स्ड क्या है? देखिए, जैसे कि आपका कोई लैंड है, अब आपको लैंड हर टाइम इतना 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 तो नहीं ना मिलेगा। अब जब आपको इतना बड़ा लैंड मिल गया तो अब यही आपका दिन भर लैंड यही तो होगा ना, पूरे साल यही लैंड आपको रहेगा ना। आपको ये तो नहीं है कि आपने कल अपना लैंड छोड़ के आप गए, फिर आपको इतना बड़ा लैंड मिल गया, फिर इतना बड़ा मिल गया। लैंड इज़ फिक्स्ड। लैंड हमारा फिक्स्ड होता है। ओके, लैंड इज़ फिक्स्ड, दैट्स वाई यहाँ पे लिखा है कि बट रिमेंबर दैट देयर इज़ अ बेसिक कंस्ट्रेंट इन अ रेजिंग फार्म प्रोडक्शन। लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज़ प्रैक्टिकली फिक्स्ड। वो फिक्स्ड होगी। इतना लैंड मिला है तो ये इतना ही रहेगा, जाके उतना नहीं हो जाएगा। अंडरस्टूड? इतना मिला है जब आपको, तो ये इतना ही रहेगा। अब अगले दिन आप लोग गए तो आपको इतना बड़ा सा मिल थोड़ी ना जाएगा, वो फिक्स्ड ही रहेगा, वो चेंज थोड़ी ना होगा, वो फिक्स्ड ही रहेगा। ओके, तो सिंस 1960 इन पालमपुर देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन। तो देखो 1960 से, सिंस 1960 की बात हो रही है, सिंस 1960 से ही पालमपुर में कोई भी लैंड के एक्सपेंशन मतलब एक्सपैंड मतलब बड़ा नहीं हुआ है। कोई लैंड बड़ा नहीं, बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया। लैंड एरिया में कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ है, कोई उसे बड़ा नहीं किया गया है। ओके, अंडर कल्टीवेशन ही होगा, अंडर कल्टीवेशन। तो आपका जब इतना बड़ा लैंड है, आप खुद ही सोचो कि जब आपको इतना बड़ा लैंड मिला है तो वो इतना बड़ा थोड़ी ना हो जाएगा, अब वो फिक्स्ड ही रहेगा ना। अब चाहे इतने में आप फार्मिंग करो, चाहे इतने में फार्मिंग करो, किसी का लैंड इतना होगा, किसी का लैंड इतना होगा, लेकिन आपको एक ही लैंड ऐसे फिक्स्ड ही मिलेगा। वो अगले दिन इतना नहीं हो जाएगा, वो अगले दिन इतना नहीं हो जाएगा, रहेगा लैंड फिक्स्ड ही रहेगा। ओके, फिक्स्ड ही रहेगा। ओके, क्लियर? बाय देन सम ऑफ द वेस्ट लैंड इन द विलेज हैज़ बीन कन्वर्टेड टू कल्टिवेटेबल लैंड। अब देखो, अब विलेज पालमपुर में लैंड की कमी हो गई। जब विलेज पालमपुर में लैंड की कमी होने लगी तो क्या हुआ? तो जो वहाँ के फार्मर्स थे, उन्होंने जो वहाँ पर क्या हुआ,
कुछ वेस्ट लैंड होते हैं जो थोड़े से बेकार हो जाते हैं, जिन पर अब फार्मिंग की नहीं जा सकती, जो एकदम बेकार हो जाते हैं। तो अब उनके उनके पास अब उन्होंने सोचा अब उन्होंने जब सोचा कि हमारा जो लैंड है वो जो वेस्ट लैंड क्या बात हो रही है, वेस्ट लैंड की, जो उनका वेस्ट लैंड था, जब आप उनके पास लैंड की कमी होने लगी, जब उनके पास लैंड की कमी होने लगी, तो उन्होंने वेस्ट लैंड को भी अपना कल्टीवेबल लैंड बना लिया। ओके, अब लैंड की जब कमी होने लगी, जैसे ये आपका लैंड है, अब इसकी कमी होने लगी कि फार्मिंग होने लगी, फिर वो कमी होने लगी लैंड की, तो उन्होंने लोग ने क्या किया, एक वेस्ट लैंड था सॉरी एक वेस्ट लैंड था, उन लोगों के पास वेस्ट लैंड था जहाँ पर फार्मिंग की नहीं जा सकती, जहाँ पर वेस्ट लैंड था जो कि बहुत वेस्ट है, जहाँ पर फार्मिंग हो ही नहीं सकती, मतलब अच्छे से नहीं हो सकती। तो उन्होंने जब उन लोग ये नौबत आ गई, जब उन लोग के पास लैंड की कमी होने लगी, तो उन्होंने वेस्ट लैंड को भी कन्वर्ट कर दिया कल्टीवेबल लैंड में। ओके, जब उनके पास कमी होने लगी लैंड्स की, तो उन्होंने वेस्ट लैंड को कन्वर्ट किस में कर दिया, कल्टीवेबल लैंड, मीन्स जिस पे हम लोग फार्मिंग कर सके, जिस पे हम लोग क्रॉप्स उगा सके, तो उन्होंने ये सोच लिया। Clear, there exerts no further scope to increase the farm production by bringing new land under cultivation. तो उन्होंने क्या किया, जब उनके पास यही फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फिक्स्ड प्रोडक्शन फार्म प्रोडक्शन, तो उन्होंने ब्रिंगिंग किया न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन, न्यू लैंड को कल्टीवेशन के लिए अंडर किया। ओके, अंडर कल्टीवेशन। ओके, नाउ व्हाट इज दिस, लेट मी टेल यू। ओके, सो द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टर। जब हम लोग को लैंड को मेज़र करना रहता है, तो हम लोग की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो हेक्टर होती है। ओके, जब हम लोग को लैंड को मेज़र करना पड़ता है, तो दैट इज़ अवर हेक्टर यूनिट, तो ये याद रखिएगा। थ्रू इन द विलेज यू मे फाइंड लैंड एरिया बीन डिस्कस्ड इन लोकल यूनिट सच एज बिग्घा, गुंथा एक्सेट्रा। ये आपने लोकल यूनिट्स सुनी होंगी, ओके, डिस्कस किए होंगे कि इससे भी किया जाता है, लोकल यूनिट से भी मेजर किया जाता है। 1 हेक्टर इक्वल्स द एरिया ऑफ द स्क्वायर विथ वन साइड मेजरिंग 100 meters. Can you compare the unit of 1 hectare find with the area of your school card? तो इसे आपको करना है। ओके, इसे आपको कंपेयर करना है, मुझे बताना है कमेंट सेशन में। ओके, यहाँ पे स्कूल कार्ड लिखा है, आप लिख सकते हो अपने होम्स की एरिया पे। लेट मी टेल यू नाउ नेक्स्ट इज, अब तो क्या है कि इतना आपको समझ आ गया, आई होप। तो देखो, लार्ज एरिया ऑफ लैंड मोर इफेक्टिवली, जो लार्ज एरिया होती हैं लैंड की, large area of land more effectively, the first few tube wells were installed by the government. देखो, कुछ जो पहले ट्यूबवेल्स थे उन्होंने वो इंस्टॉल किसके द्वारा किए गए थे, गवर्नमेंट के द्वारा किए थे। सून हाउएवर फार्मर्स स्टार्टिंग सेटलिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल्स, तो उसके बाद सून ही फार्मर्स जो थे, उसके बाद जब हम लोग के जो उनके गवर्नमेंट ने उन्हें ट्यूबवेल इंस्टॉल करके दिए थे, बट सून उसके बाद ही उन्होंने फार्मर्स ने अपना स्टार्ट कर दिया सेटलिंग एक प्राइवेट ट्यूबवेल्स करना। ओके, एज अ रिजल्ट बाय मिड 1970s द इंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टर्स, इसको HA से डिनोट करोगे, HA से, ओके, डिनोट करोगे। देखो, द इंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टर्स, जो इंटायर कल्टिवेशन की एरिया थी, कल्टीवेशन की जो एरिया थी वो 200 एरिया अंडर 200, ओके, अंडर 200 एरिया ऑफ 200 हेक्टर वाज इरीगेटेड। अब 200 जो हेक्टर एरिया थी, जो 200 एरिया थी, वो वो हो गई थी इरीगेटेड। इरीगेशन कौन सा प्रोसेस होता है, वाटरिंग द क्रॉप्स और वाटरिंग द प्लांट्स। ओके, तो वाटरिंग प्लांट्स इज डिफाइंड एज इरीगेशन। तो 200 हेक्टर्स आर केम इन इरीगेटेड। ओके, तो वहाँ पे देखो, एज अ रिजल्ट मिड 1970s में क्या हुआ, जो इंटायर कल्टिवेटेड एरिया थी ऑफ 200 हेक्टर्स, 200 हेक्टर की जो एरिया थी वो इरीगेटेड में आ गई। क्लियर हो गया इतना, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। सो ओके, नॉट ऑल विलेज इन इंडिया हैव सच हाई लेवल ऑफ इरीगेशन। अब आपको कोई जो बॉक्स है उसमें क्या लिखा है, ऑल villages, not all the villages in India have such high level of irrigation. इंडिया में सारे विलेजेस में इतना हाई लेवल ऑफ इरीगेशन नहीं है। ओके,
कुछ कुछ विलेजेस में इतना हाई लेवल ऑफ इरिगेशन है, नॉट ऑल द विलेजेस इन इंडिया, ओके, ओनली फ्यू। अपार्ट फ्रॉम द रिवर राइन प्लेन्स कोस्टल रीजन इन अवर कंट्री आर वेल इलेक्टेड। तो ये जो हैं ये वेल इरीगेटेड हैं, ओके, ये कौन से वेल इरीगेटेड हैं, रिवर राइन और कोस्टल रीजन आर वेल इरीगेटेड, मीन्स उन्हें ज़्यादा अच्छे से पानी मिला है। इन कोस्टल प्लेट्यू रीजन सच एज अ डेक्कन प्लेट्यू हैव लो लेवल ऑफ इरीगेशन। जो डेक्कन प्लेट्यू हमारा उसके पास लो लेवल ऑफ इरीगेशन है। ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन अ कंट्री आर लिटिल लेस देन 40% इन इरीगेटेड ever today, okay, so in remaining area farming is a large dependent on rainfall। तो फार्मिंग हमारी और ज़्यादा डिपेंडेंट है किस पे, रेनफॉल के लिए। पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, इरिगेशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो अगर उन्हें पानी नहीं, प्लांट्स को पानी नहीं मिलेगा तो उनकी सॉइल फर्टिलिटी नहीं हो पाएगी, सॉइल फर्टाइल नहीं हो पाएगी, तो उन्हें पानी की इरिगेशन की ज़रूरत है। तो सब लोग एरियाज़ हैं, फार्मिंग इज़ लार्जली डिपेंडेंट, जो फार्मिंग है हमारी एक्टिविटी है वो डिपेंड किस पे है, रेन वाटर पे, रेनफॉल पे डिपेंड है कि बारिश होगी तो हमारी क्रॉप्स को क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, वाटर मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। सो अब बात करते हैं, इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। अब कोई ऐसा भी प्रोसेस है जिससे कि हम लोग एक ही लैंड पे एक से ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं? देखते हैं भाई, होगा, देखेंगे हम लोग। तो आपने पढ़ा होगा क्लास 8th में कि होगा कोई प्रोसेस, यस। तो हम लोग देखेंगे पहले वो प्रोसेस, फिर बात करेंगे और ज़्यादा, ओके। इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। देखो, एक ही लैंड से हम लोग ज़्यादा क्रॉप्स कैसे ग्रो कर सकते हैं, तो इसका भी कोई प्रोसेस होता होगा, यस। इन काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटीज़ अवेलेबल। in the kind of crops grown and facilities available, Palampur would resembles a village of a western part of a state of Uttar Pradesh, okay, इतना समझ आ गया। all land is cultivated in Palampur, किसी सारे लैंड कल्टिवेटेड होते हैं पालमपुर में। नो लैंड इज लेफ्ट आइडल, कोई भी लैंड अभी तक लेफ्ट नहीं हुआ है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ओके, खारिफ और रबी क्रॉप्स आपने क्लास 8th की फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, अगर आपको याद हो तो खारिफ क्रॉप इन द रेनी सीजन, खारिफ फार्मर्स ग्रो ज्वार। देखो, रेनी सीजन में फार्मर्स क्या ग्रो करते हैं, हमारे ज्वार ग्रो करते हैं एंड बाजरा ग्रो करते हैं। दीज प्लांट्स आर यूज एज अ कैटल फीड। ये प्लांट्स किस लिए यूज़ आते हैं, कैटल फीड मतलब वो जो होते हैं एनिमल्स होते हैं उनके खाने में ये सारे प्लांट्स यूज़ आते हैं। इट इज़ फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर। ये किस तरह फॉलो होता है, कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो। कल्टीवेशन किसका किया जाता है, पोटैटो का, बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। इन द विंटर सीजन, अब विंटर सीजन की बात आ रही है। देखो, हम लोग आपको पॉइंट्स याद करते चलना है कि जो खारिफ क्रॉप्स, रेनी सीजन में खारिफ क्रॉप्स कौन कौन सी उगाई जाती है, ज्वार एंड बाजरा, और कल्टीवेट की कौन सी जाती है, पोटैटो, दिसंबर में और अक्टूबर में। इन द विंटर सीजन में क्या होता है, फील्ड आर सोन विथ वीट। फील्ड किससे वीट उन लोग करते हैं ग्रो। फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस फार्मर्स कीप इनफ वीट फ्रॉम द फैमिलीज कंस्ट्रक्शन एंड सेल द सर्वस वीट एट द मार्केट। कुछ वो देखो, वीट जब उन लोग उगाते हैं तो कुछ वीट वो अपनी फैमिलीज के लिए रख देते हैं और कुछ को मार्केट में सेल कर देते हैं, ओके, बेच देते हैं, सेल कर देते हैं, ओके। तो ये टाइप्स की ग्रो की जाती है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। तो सल्फस एट द मार्केट एट रायगंज में बेच दी जाती है और कुछ अपने ही घरों में अपने फैमिलीज के लिए रख दी जाती है। अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन, और एक पार्ट ऑफ लैंड इज ऑल्सो डिवोटेड विद शुगर केन भी उगाई जाती है, विच इज हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर, और जो कि हार्वेस्ट की जाती है एक साल में, ओके, एवरी 1 ईयर में वो की जाती है, एक साल में एवरी ईयर की जाती है, वंस एवरी ईयर, ओके, की जाती है। नाउ शुगर केन इज इन इट्स रॉ फॉर्म। शुगर आपको पता है वो अपने रॉ फॉर्म में होती है, और एज अ जग्गी इज सोल्ड टू द ट्रेडर्स इन सहारनपुर। और जो जगरी होती है वो किससे की जाती है,
वो ट्रेड इन अ शाहपुर। जगरी मतलब क्या होता है, गुड़। ओके, जो आप लोग मीठा मीठा लगता है वो गुड़ होता है, तो जगरी गुड़ होता है। अंडरस्टूड। इज सोल्ड टू द ट्रेड इन शाहपुर, और इसे किसको बेचा जाता है, ट्रेडर्स को शाहपुर में। गुड़ को कहाँ बेचा जाता है, शाहपुर में ट्रेडर्स को। क्लियर, दिस मच क्लियर आई होप। नाउ the main reason why farmers are able to grow 3 different crops in a year in a Palampur is due to the well developed system of irrigation। देखो ये मेन रीज़न, ये ऐसा क्यों इतना बड़ा चीज़ है कि फार्मर्स एक ही लैंड पे डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो कर पा रहे हैं। क्यों ऐसा हो पा रहा है कि जो हमारे फार्मर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो कर पा रहे हैं, एक सेम फील्ड ऑफ लैंड पे ग्रो कर पा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स। वाई दिस इज हैपनिंग, बिकॉज इन द पालमपुर इज द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरीगेशन। वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरीगेशन के कारण पालमपुर के लोग एक ही लैंड पे 3 टाइप्स की क्रॉप्स को ग्रो कर पा रहे हैं, तो ये बहुत ही गुड है। ओके, टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर, एक ईयर में ग्रो कर रहे हैं। ओके, पालमपुर इज ड्यू टू द वेल डेवलप्ड इरीगेशन सिस्टम, वेल डेवलप्ड इरीगेशन सिस्टम के कारण वहाँ के लोग, पालमपुर के लोग अच्छी तरह से क्रॉप्स को ग्रो कर पा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्लियर टू पालमपुर, इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत जल्दी ही आ गई थी। जब हमने फर्स्ट पेज पे पढ़ा था तो इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत पहले से ही थी, अर्लियर ही थी इन पालमपुर में। इट्स मेजर इम्पैक्ट वॉज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरीगेशन, इसलिए केम अर्लियर टू पालमपुर। इट्स, और इसका मेजर इम्पैक्ट क्या था कि जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिस्टम ऑफ इरीगेशन, ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरीगेशन, उन्होंने इम्पैक्ट वॉज टू ट्रांसफॉर्म बदलना द सिस्टम ऑफ इरीगेशन। ओके, पर्शियन व्हील वर टिल देन यूज बाय फार्मर्स टू ड्राइन वाटर फ्रॉम द वेल्स। देखो कुआं से पानी उन्हें उठा उठा कर लाना पड़ता था। एंड इरीगेटेड स्मॉल फील्ड्स, और इरीगेट करते थे छोटे छोटे लैंड, छोटे छोटे फील्ड्स को। पीपल सॉ दैट इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स कुड इरीगेट मच लार्ज एरिया ऑफ लैंड मोर इफेक्टिवली। देखो पहले क्या होता था, जो फार्मर थे वो अपने हाथ से उठा, अपने कुएं के वेल्स मतलब कुआं होता है, तो कुआं के पास जाते थे और अपनी जो बकेट होती थी उसमें पानी उठा के लाते थे, और छोटी छोटी फील्ड पर सिर्फ इरीगेट कर देते थे, मतलब छोटी फील्ड पर इरीगेट कर पाते थे। पर अब क्या हो गया है, इलेक्ट्रिकल रन ट्यूबवेल्स के वजह से ही आज लार्ज एरिया ऑफ लैंड भी इरीगेट हो पा रही है मोर इफेक्टिवली। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय गवर्नमेंट, फर्स्ट फ्यू इंस्टॉल हुए थे गवर्नमेंट के द्वारा। सून हाउएवर फार्मर्स स्टार्टिंग सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल्स उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। ओके, सून उन्होंने पहले गवर्नमेंट उन्हें दी थी ट्यूबवेल्स इंस्टॉल करके, बट अब फार्मर ने अपना खुद प्राइवेट सेटिंग कर लिया ट्यूबवेल्स की। एज अ रिजल्ट बाय मिड 1917 द इंटायर एरिया ऑफ 200 हेक्टर वॉज इरीगेटेड। ओके, सो आई होप कि चीज़ें यहाँ तक क्लियर हैं। ओके, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप, अब आपको पता इज देयर वे वन कैन ग्रो मोर देन सेम क्रॉप। तो जब उन्हें पीपल सॉ दैट इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स को इरीगेट मच, देखो पहले उन लोगों को बहुत कम पानी उन लोग डाल देते अपनी प्लेस पे, पर उन लोगों को अब ज़्यादा प्लेस भी मिल गई है और ज़्यादा पानी भी मिल गया है बाय द गवर्नमेंट और बाय द फार्मर। प्राइवेट भी अपना ट्यूबवेल्स कर लिए हैं। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। व्हाट इज मल्टीपल क्रॉपिंग भाई? मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है? देखो ड्यूरिंग द ईयर टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप, एक से ज़्यादा क्रॉप को ग्रो करना एक पीस ऑफ लैंड पे ड्यूरिंग द ईयर इज डिफाइन योर एज अ मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है भाई? मल्टीपल क्रॉपिंग ये है कि जब हम लोग मोर देन वन क्रॉप ग्रो करते हैं ड्यूरिंग द ईयर, एक सेम पीस ऑफ लैंड पे एक छोटे से मतलब लैंड पे मोर देन वन क्रॉप ग्रो करो भाई। उसके बाद ड्यूरिंग ईयर में हम लोग ये करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। तो कितना ईजी वे हो गया है हम लोगों को करना। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे टू इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। तो अभी तो मैंने आपको बोला कितना ईजी हो गया है, तो इसी से क्या हो रहा है, ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, ज़्यादा पैसे आ रहे हैं। एक पीस ऑफ लैंड पे मोर देन वन क्रॉप ग्रो करो और मल्टीपल क्रॉपिंग ये प्रोसेस हो गया, मल्टीपल क्रॉपिंग प्रोसेस हो गया। तो ये बहुत एक मोस्ट कॉमन वे हो गया टू कलेक्ट मोर प्रोडक्शन फ्रॉम दिस काइंड ऑफ लैंड। अंडरस्टूड? क्लियर हो गया? ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स।
all the farmers in the Palampur grow more two main crops in Palampur में farmers grow करते हैं. Many are growing potato as the third crop in the past 15 to 20 years. देखो कुछ लोग grow करते हैं potatoes as third crop को कहकर, और वो पास्ट 15 to 20 ईयर्स तक ग्रो करते हैं. क्लियर? ओके, क्लियर एवरीथिंग. सो अब देखते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, यही सारे क्रॉप्स हैं जिनको करते हैं फार्मर ग्रो: पोटैटो, शुगर केन, बाजरा और वीट. क्लियर? So let's discuss. The following table 1.1 shows the land under cultivation in India in unit of million hectares. Plot this on a graph of provided. तो अभी इसको छोड़ते हैं, अभी हम लोग ये यहाँ पर आते हैं, ये उस पार्ट का है, सेकेंड मतलब इस तरफ का है. तो अब देखते हैं कल्टिवेटेड एरिया ओवर द ईयर. तो ये टेबल दी गई है जिसमें दिया गया है कि 1950 to 51 तक 129 कल्टिवेटेड एरिया हैं. 1990 to 91 तक 157 अंडर कल्टिवेटेड हुए हैं. तो ये आपको टेबल्स बस देखनी है और इसे प्लॉट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ. ओके, ये जो आपका ग्राफ दिया गया, आप आई होप कि अब ग्राफ बनाना तो आप सभी को आता ही होगा, इतना इजी ग्राफ है. तो ये जो आपको प्लॉटिंग करनी है इसको, तो ये आपका हो जाता है होमवर्क. इसे आपको करना है एंड टेल मी इन द कमेंट सेशन कि आपने कैसा किया, क्योंकि आप लोग फ़ोटो तो भेज नहीं सकते कमेंट सेशन में. ओके, सो ये आपका हो जाता है होमवर्क. आपको यही टेबल पे प्लॉट करना है आपने कितना कल्टिवेट लेवल किया, तो ये हो जाता है आपका होमवर्क. ओके, सो देखते हैं अब हम लोग अब बात करते हैं फॉर हायर यार्डिंग. देखो ये टेबल के बाद आपको हो गया, ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इज इट इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरीगेशन. हाँ ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोगों को ज़्यादा इरीगेशन नहीं होगा तो हम लोग की क्रॉप्स कैसे ग्रो होगी. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरीगेशन. वाई? अब आपको बताना है मुझे कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. मैंने बता दिया कि इंक्रीजिंग येस होना चाहिए, बट क्यों होना चाहिए ये मुझे आपको बताना है कमेंट सेशन में. ये 2 क्वेश्चन मुझे आप बताएंगे इन द कमेंट सेशन में. नहीं, ये सेकेंड क्वेश्चन नहीं बताएंगे, सिर्फ आपको बताना है फर्स्ट क्वेश्चन. इज इट इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरीगेशन? टेल मी इन द कमेंट सेशन दिस आंसर. ओके, या ये भी हो जाता है आपका होमवर्क. ओके, होमवर्क हो जाता है ये भी. नाउ जस्ट देखते हैं, अब रीड आउट करते हैं, फिर हमको पता चलेगा और अच्छे से. सो अब देखते हैं पेस्टिसाइड्स टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट. देखो अब हम लोग फॉर हायर यार्डिंग, यार्ड इज मेजर्ड एज अ क्रॉप प्रोड्यूस ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड. हायर यार्डिंग के लिए, हायर यार्ड करने के लिए हम लोग, यार्ड इज मेजर्ड एज अ क्रॉप प्रोड्यूस ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड, जो भी दिया गया है लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन में तो आप लोग करोगे. टिल द मिड 1960s द सीड्स यूज इन कल्टिवेशन. देखो 1960 तक जो हमारी सीड्स होती थी वो की जाती थी. टिल द मिड 1960 में जो हमारी सीड होती थी वो अंडर कल्टिवेशन के लिए यूज़ की जाती थी. सीड्स यूज इन कल्टिवेशन. यस, अंडर कल्टिवेशन के लिए यूज़ की जाती थी कि नहीं की जाती थी? की जाती थी भाई. ओके, एंड नाउ की जाती थी. द सीड्स यूज इन द कल्टिवेशन वर ट्रेडिशनल. वो कौन सी सीड्स थी? वो ट्रेडिशनल सीड्स थी. कौन सी सीड्स थी? ट्रेडिशनल सीड्स थी, जो कि यूज़ की जाती थी मिड 1960s में. ओके, मिड 1960s में जो यूज़ की जाती थी. बट अब क्या है? बट सीड्स नीडेड लेस इरीगेशन. ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड, देखो अब जो ट्रेडिशनल सीड्स होगी उन्हें कम पानी चाहिए होगा. ये आप लोग अपने दिमाग से सोच के बताइए, कम पानी चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा? ट्रेडिशनल सीड्स थी तो उन्हें कम पानी चाहिए होगा. फार्मर्स यूज़ काउ डंग एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज. काउ डंग मतलब तो पता होना चाहिए. एंड काउ डंग एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, काउ डंग उन्हें चाहिए. फार्मर्स यूज़ काउ डंग, अदर नेचुरल मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स ये केमिकल मेडिसिन हैं जिन्हें जो दी जाती है, उनको क्या कहते हैं?
प्लांट्स को दी जाती हैं, जो क्रॉप्स को दी जाती हैं। फर्टिलाइजर्स बहुत हार्मफुल भी हो सकता है आपके प्लांट्स के लिए या फिर क्रॉप्स के लिए। तो ये फार्मर्स क्या करता है, काउ डंग और अदर नेचुरल मैन्योर एंड फर्टिलाइजर यूज करता है। ओके, ऑल दीज वर रेडली अवेलेबल विद द फार्मर्स हु डिड नॉट हैव टू बाय देम। देखो ये जो सारे मटेरियल्स है वो रेडली अवेलेबल रहते थे फार्मर्स के पास, जिन्हें फार्मर्स को बाय नहीं करना पड़ता था। ओके, जिन्हें फार्मर्स को बाय नहीं करना पड़ता था। अब बात आती है द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन लेट 1916। अब हमारा भाई आया ग्रीन रिवॉल्यूशन 1916 इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर टू कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस यूजिंग हाई यार्डिंग वैरायटीज। HYV सीड्स क्या होती हैं? HYV सीड्स कौन सी सीड्स होती हैं? हाई यार्डिंग वैरायटीज। इसे अंडरलाइन कर लीजिए, एग्जाम में आ सकता है। फॉर ऑफ सीड्स, ओके क्लियर। तो द ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया 1960 में, इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर टू कल्टीवेशन ऑफ वीट्स एंड राइस, टू कल्टीवेशन ऑफ वीट्स एंड राइस यूजिंग अ हाई यार्डिंग वैरायटीज। सीड्स के हेल्प से, हाई यार्डिंग वैरायटी सीड्स की हेल्प से वीट एंड राइस भी कल्टीवेट होने लगा। कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सीड्स, अब इन्हें ही कंपेयर करो ट्रेडिशनल सीड्स से। द high yielding wheat seeds promise to produce much greater amount of grain on a single plant। देखो अब उन्होंने high yielding seeds promised है कि वो प्रोड्यूस करेगी ग्रेट अमाउंट ऑफ ग्रेन प्रोड्यूस करेगी ऑन अ सिंगल प्लांट। ओके, ऑन अ सिंगल प्लांट पे प्रोड्यूस करेगी ग्रेन। ओके, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन ऑन अ सिंगल। एज अ रिजल्ट द सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस फार लार्ज क्वान्टिटीज। अब वही सेम पीस ऑफ लैंड पे प्रोड्यूस होने लगा है लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ फूड ग्रेन्स। अब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज ग्रेन्स देन वॉज पॉसिबल अर्लियर। पहले क्या था, पहले लैंड था लेकिन वहाँ पे जो ट्रेडिशनल सीड्स थी बहुत कम प्रोड्यूस करती थी, लेकिन ये जो आ गई हैं नई सीड HYV सीड्स, हाई यार्डिंग वैरायटी सीड्स आ गई हैं, तो ये बहुत ज़्यादा काम करती हैं, बहुत ज़्यादा लैंड पे, एक पीस ऑफ लैंड पे बहुत ज़्यादा फूड ग्रेन्स को पॉसिबल करती हैं। अर्लियर ये पॉसिबल नहीं हुआ था। HYV सीड्स हाउएवर नीडेड प्लेंटी ऑफ वाटर। अब देखो, अब जितनी महंगी सीड्स उतना ज़्यादा उनको ज़रूरत भी, अब जितना हम लोग को दे रही हैं वो सीड्स दे रही हैं, जैसे HYV सीड्स दे रही हैं, HYV सीड्स हमें इतना कुछ दे रही हैं, फूड ग्रेन्स दे रही हैं। अब भाई उन्हें भी तो कुछ चाहिए, उन्हें भी तो कुछ ग्रेन चाहिए। फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कर रही हैं हमें, वो जब हमें फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कर रही हैं तो उन्हें भी भाई कुछ चाहिए, तो वो क्या लेती हैं, वो प्लेंटी ऑफ वाटर लेती हैं, मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वो लेती हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वो लेती हैं। ओके, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लेती हैं। ओके, तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वो लेती हैं। ओके, सो इट वॉज पॉसिबल अर्लियर। HYV सीड्स however needed plenty of water, means more large amount of water they need। HYV seeds need plenty of water and also chemical fertilizer and manure। अब इनको बहुत चीज़ चाहिए। देखो हम दे रही हैं हम लोग को फूड ग्रेन्स, बट इन्हें क्या क्या चाहिए, इन्हें प्लेंटी ऑफ वाटर चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर चाहिए एंड मैन्योर चाहिए। तो ये सारी चीज़ें चाहिए इन्हें बदले में। ओके, अब अच्छा काम कर रही हैं तो इन्हें कुछ चाहिए भी, बहुत ज़्यादा चीज़ चाहिए भी। ओके, तो इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, आपको कंप्लीट करना है। तो ये हो गई आपकी HYV सीड्स, ये हो गई आपकी HYV सीड्स। ओके, तो ये हो गई आपकी HYV सीड्स। ओके, HYV सीड्स ये हैं, ये फर्टिलाइजेशन है, ये पेस्टिसाइड्स हैं, ये डैम्स हैं, इरीगेशन है, कैनल्स हैं, डीजल से, फार्म मशीनरी। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न फार्मिंग मेथड, ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड है, ये सारी चीज़ें मॉडर्न फार्मिंग मेथड है, मॉडर्न। ओके, मॉडर्न फार्मिंग मेथड है, ओके क्लियर। इतना तो क्लियर हो ही गया होगा, आई होप। नाउ व्हाट यू हैव टू डू नाउ इज पेस्टिसाइड टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट। अब पेस्टिसाइड्स चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, जो पेस्ट कंट्रोल वाले जो आते हैं, वो पेस्टिसाइड्स यूज करके सारे कीड़े मकोड़े भगा देते हैं जो कि पेस्ट आपके क्रॉप्स में होते हैं। तो पेस्टिसाइड्स टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट के लिए इन्हें ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हायर यार्डिंग वर पॉसिबल ओनली फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ HYV सीड। ज़्यादा यार्डिंग किसके कारण पॉसिबल है, हायर यार्डिंग पॉसिबल ओनली फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ HYV। अगर आपको ज़्यादा फूड ग्रेन्स चाहिए तो भाई आपको HYV सीड्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो कॉम्बिनेशन ऑफ HYV सीड्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इरीगेशन, केमिकल फर्टिलाइजेशन, पेस्टिसाइड्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि HYV सीड्स को ये चाहिए और आपको
HYV सीड्स चाहिए, फूड ग्रेन्स चाहिए। तो जब आपको HYV सीड्स को आप लोग जब देंगे इतना चीज़, तभी तो आपको इतना प्रोवाइड कर पाएगी फूड ग्रेन्स। यस, तो दोनों का तो देखना पड़ेगा ना। अब एक का देख लोगे तो दूसरे का नहीं देख पाओगे, तो ये अनइक्वली हो जाएगी ना। तो अभी देखते हैं हम लोग आगे, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तब पता चलेगा। फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड। फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्ट उत्तर प्रदेश वर फर्स्टली फाउंड द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया में पहले पंजाब के फार्मर्स ने, उत्तर प्रदेश के फार्मर्स में और हरियाणा के फार्मर्स ने पहले फाउंड किया था मेथड ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड। द फार्मर्स इन दीज रीजन सेट अप ट्यूबवेल्स फॉर इरीगेशन। ट्यूबवेल्स इन्होंने, जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक जो ट्यूबवेल्स होते हैं पानी के लिए, तो उसे यूज़ किया एंड सेट अप द ट्यूबवेल्स फॉर इरीगेशन एंड मेड यूज़ ऑफ HYV सीड। अब इन्होंने HYV सीड्स का यूज़ करना शुरू कर दिया। भाई शुरू किया है तो इसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी, पैसा पानी देना पड़ेगा, इन्हें मैन्योर एंड पेस्टिसाइड्स देना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें देना पड़ेगा, तभी तो उन्हें ग्रेन मिलेगी, फूड ग्रेन्स हायर ग्रेन मिलेंगी। यस, सो नाउ इन फार्मिंग सम ऑफ देम ब्रॉट फार्म मशीनरी। इन्होंने, कुछ लोगों ने फार्म मशीनरी यूज़ करना शुरू कर दिया, लाइक ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, विच मेड प्लॉगिंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर। हार्वेस्टिंग और प्लॉगिंग को फास्टर करने के लिए उन्होंने मशीनरी का यूज़ करना शुरू कर दिया। दे वर रिवॉर्डेड विथ हाई यार्ड ऑफ वीट। ओके, तो क्या हुआ, दे वर रिवॉर्डेड एज अ हाई यार्ड ऑफ वीट इन पालमपुर। द यार्ड ऑफ वीट ग्रोन फ्रॉम ट्रेडिशनल वेराइटीज फ्रॉम 30 kg पर हेक्टर। देखो अभी जो इनके पालमपुर में यार्ड ऑफ वीट था, जो यार्ड पे जो वीट थी वो ग्रोन करती थी, ग्रोन फ्रॉम ट्रेडिशनल वाराइटीज़ फॉर 1300। जब ट्रेडिशनल वाराइटीज़ में थी तो जो वीट थी वो ग्रो करती थी 1300 kg ग्रो करती थी पर हेक्टर। ओके, बट अब जो HYV सीड्स आ गई वो कितना ग्रो कर रही, वो ग्रो कर रही वेंट अप टू 3200 kg पर हेक्टर। तो डिफरेंस देख लो, 1300 और 3200 में डिफरेंस बहुत बड़ा है। 3200 और 1300 में कौन बड़ा होता है भाई? अरे भाई 32 ही तो बड़ा होगा, इतनी सिंपल मैथ्स तो आनी चाहिए। यस, केजी पर हेक्टर। देयर वाज अ लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट। अब देखो HYV सीड्स आ गई तो बहुत बड़ा प्रोडक्शन होने लगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट फूड ग्रेन्स होने लगी, बहुत ज़्यादा काम होने लगा भाई। फार्मर्स नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ सल्फर्स वीट टू सेल इन मार्केट्स। अब उनके पास जो सल्फर्स था उनके पास वो ज़्यादा ग्रेट अमाउंट में हो गया, क्योंकि HYV सीड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। HY सीड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कर रही है, उसे प्लेंटी ऑफ वाटर और फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स चाहिए, तभी तो वो आपको फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करेगी, ऐसी तो नहीं कर देगी। फार्मर्स नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट ऑफ सल्फर्स वीट टू सेल इन द मार्केट। अब उनके पास जब HYV सीड्स उन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया तो उनके पास सल्फर्स भी बहुत ज़्यादा हो गया बेचने के लिए, सेल करने के लिए मार्केट में। ओके, नाउ हैव अ ग्रेट अमाउंट ऑफ सल्फर्स वीट टू सेल इन द मार्केट्स ऑफ रायगंज। अंडरस्टूड? क्लियर हो गया दिस मच? नाउ ये सजेस्ट एक्टिविटी आप लोग खुद करोगे अपने होम घर में, अपने पंच पेपर्स में, ये सारी चीज़ें आप लोग खुद करोगे। सजेस्ट एक्टिविटी मैं आपको नहीं बताती हूँ। लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड। आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, आपको मुझे बताना है। लेट्स डिस्कस के क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन में। ओके, आपको बस फर्स्ट क्वेश्चन बताना है, नॉट सेकेंड एंड थर्ड। ओके, नाउ अब देखते हैं, विल द लैंड सस्टेन। अब क्या लैंड हमारा सस्टेन होगा, कि क्या लैंड हम लोगों को लैंड हमारा सस्टेन रहेगा एक जगह, मीन्स मतलब विल द लैंड सस्टेन, लैंड हमारा बी ना सस्टेन होगा। अब हम लोग देखेंगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा, क्लियर हो जाएगा क्या होगा। विल द लैंड सस्टेन, लैंड बी ना नेचुरल रिसोर्सेज, एक लैंड हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है, ये तो आपको पता होना चाहिए। इट इज़ नेसेसरी टू बी केयरफुल इट्स यूज़, और ये भी नेसेसरी है कि इसका अच्छी तरह से केयरफुल यूज़ हो। इट इज़ केयरफुली इन इट्स यूज़, और ये यूज़फुल भी है। साइंटिफिक रिपोर्ट इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड हैव ओवर द नेचुरल रिसोर्स बेस्ड। देखो अब साइंटिफिक रिपोर्ट के दौरान हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारे मॉडर्न फार्मिंग मेथड है, जैसे HYV सीड्स हो गई हैं, उसमें ओवर रस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज बेकार हो रहे हैं उसके प्रोसेस से। ओके, उसे ज़्यादा पानी लग रहा है तो वाटर टेबल ख़राब हो रही है,
तो इसके वजह से मॉडर्न फार्मिंग मेथड की वजह से जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें हानि पहुंच रही है, उनका लॉस हो रहा है, ओके, खराब हो रहा है हमारा इन्वायरमेंट। सो अब हम लोग देखेंगे इन मेनी एरियाज ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। ग्रीन रेवोल्यूशन ने बहुत जगह लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी कर दिया है ड्यू टू द इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण बहुत ऐसी जगहों पर लॉस होने लगा है सॉइल फर्टिलिटी का। सॉइल फर्टिलिटी मतलब पता ही होगा, ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल। किसके वजह से? इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। अब फर्टिलाइजेशन आपको पता, मैंने आपको ऊपर बताया था कि यूजफुल भी है लेकिन हार्मफुल भी सही है। हार्मफुल भी मतलब है, तो केमिकल फर्टिलाइजेशन का हार्मफुल भी होता है। ऑल्सो कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल। और ग्राउंड वाटर, नीचे का जमीन का पानी फॉर देयर नीड्स उन लोग यूज़ कर रहे हैं क्रॉप्स के लिए। तो अब उन लोग ने HYV सीड्स ली है, और मैंने आपसे क्या बोला था ऊपर कि प्लेंटी ऑफ वाटर नीड्स HYV सीड्स नीड्स प्लेंटी ऑफ वाटर। ये मैंने बोला था कि नहीं बोला था? तो अब इसे आप लोग डिनोट करिए इससे कि जो ग्राउंड वाटर में नीचे पानी है। अब ऑल्सो कॉन्टिन्यूस यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल्स। अब उन्होंने जो फार्मर्स यूज़ किए हैं इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स यूज़ कर रहे हैं फॉर इरीगेशन, फॉर वाटरिंग द क्रॉप्स, तो उनको प्लेंटी ऑफ वाटर भी चाहिए। तो उन लोग ग्राउंड वाटर से तो ले रहे हैं, वाटर टेबल डिस्टर्ब हो गई है, ग्राउंड वाटर से तो ले रहे हैं। तो जब उन लोग ग्राउंड वाटर से ले रहे हैं तो हमारा जो वाटर टेबल है वो डिस्टर्ब हो गई है, डिप्लेक्शन ऑफ वाटर टेबल हो गया है। तो इसी की वजह से तो HYV सीड्स हमारे लिए यूज़फुल भी है बट एज वेल एज हार्मफुल भी है, क्योंकि अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा HYV सीड्स यूज़ करोगे तो हमारा जो ग्राउंड वाटर है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, वो तो बेकार हो जाएगा। ग्रीन रेवोल्यूशन से सॉइल की फर्टिलिटी भी ख़राब हो जाएगी। तो यही एक रीज़न है। ऑल्सो कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरीगेशन हैज़ लीड टू द डिप्लेक्शन ऑफ वाटर टेबल। डिप्लेक्शन ऑफ वाटर टेबल होने लगा है, ख़राब होने लगी, डिस्टर्ब हो गई है। येस, environmental resources like soil fertility and groundwater are built up over years. ओके, ये बहुत ओवर ईयर तक हो जाते हैं। वंस डिस्ट्रॉयड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, जैसे मैंने बताया बहुत तक ख़राब हो जाते हैं, और अगर एक बार बेकार हो गए तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत ही मुश्किल है इसे रिस्टोर करना। ओके, अगर एक बार ये ख़राब हो गए तो इससे बहुत ही मुश्किल हो जाएगा एक बार फिर से रिस्टोर करना। वी मस्ट टेक केयर ऑफ अवर इन्वायरमेंट। तो हमें अपनी इन्वायरमेंट की टेक केयर करनी चाहिए कि अगर आप लोग कुछ यूज़ कर रहे हो तो उसे लिमिट में यूज़ करो, ज़्यादा अमाउंट में यूज़ मत करो। लिमिट अमाउंट में यूज़ करोगे तो प्लेंटी ऑफ वाटर भी वेस्ट नहीं होगा, ग्राउंड वाटर भी वेस्ट नहीं होगी, लॉस फर्टिलिटी भी नहीं होगी। तो HYV सीड्स हमारे लिए हार्मफुल भी है एज वेल एज यूजफुल भी है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ इन्वायरमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर। और फ्यूचर डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर का यूज़ करने के लिए, इंश्योर करने के लिए हमें अपने इन्वायरमेंट को ठीक से करना ही होगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो प्लीज़ बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और ये टेबल आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा। केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड मिनरल्स विच डिसॉल्व, ये तो आपको खुद पढ़ना है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़, ये जैसे आप लोग देख सकते हो, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आपको लैंड दिख रहे होंगे। कुछ लैंड बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, कुछ लैंड बहुत ही कम दिख रहे हैं, कुछ लैंड बहुत ही कम बहुत ही कम दिख रहे हैं। कुछ ये देखो, ये लैंड कितने कम है, ये देख रहे हैं, ये देखो ये लैंड कितने बड़े हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा पालमपुर विलेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टीवेशन लैंड। ये पालमपुर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है बिटवीन द लैंड्स, बिटवीन द लैंड्स से पालमपुर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ओके, ये पालमपुर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ओके, सो आप लोग ये देख सकते हो फोटो। नाउ ओके, सॉइल फॉर लॉन्ग दे मेड स्किप, ये तो हम लोग नहीं पढ़ते हैं। सी देखो, अब देखते हैं हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। देखो कैसे लैंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पालमपुर में। ओके, बिटवीन द फार्मर्स के बीच में हमारा जो जो हमारे फार्मर्स है पालमपुर के, उनके बीच में पालमपुर के लैंड्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, ये देखने में अब मज़ा आने वाली है। मीन्स देखते हैं हम कैसे होगा। यू मस्ट हैव रियलाइज्ड हाउ इंपॉर्टेंट लैंड इज़ फॉर फार्मिंग। अब आपको पहले आपने अभी जो पेज पढ़ा, जो आपने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि लैंड हमारे लिए कितना यूज़फुल है। कोई भी चीज़ करने के लिए, कोई दुकान खोलने के लिए, कोई स्कूल खोलने के लिए, कोई कॉलेज खोलने के लिए, कोई यूनिवर्सिटी खोलने के लिए, तो हमें लैंड की ज़रूरत है। तो लैंड हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉट फॉर फार्मिंग ऑल्सो, फार्मिंग के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन फॉर
ओपनिंग एनी मार्केट्स, फॉर ओपनिंग एनी इंस्टीट्यूशन, तो ये सब के लिए भी हमारे लिए लैंड इम्पॉर्टेंट है। ओके, अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल एंगेज इन एग्रीकल्चर। बहुत दुख के साथ अनफॉर्चुनेटली हमारे पीपल हैं वो एग्रीकल्चर में बहुत, नॉट ऑल द पीपल आर इंगेज इन एग्रीकल्चर, बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में नहीं इंक्लूड हैं। ओके, हैव अ इंगेज इन एग्रीकल्चर हैव अ सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टिवेशन। देखो अनफॉर्चुनेटली जो पीपल इंगेज है एग्रीकल्चर में उनके पास सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टिवेशन नहीं, मतलब ज़्यादातर सफिशिएंट लैंड फॉर उनके ज़रूरतों का सफिशिएंट लैंड नहीं है उनके पास। ओके, फॉर कल्टिवेशन के लिए। इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ 450 फैमिलीज आर लैंडलेस। 450 फैमिलीज आर लैंडलेस, जिनके पास लैंड नहीं है। 150 फैमिलीज, मोस्ट ऑफ देम दलित्स। 150 फैमिलीज और उनमें से बहुत लोग दलित्स हैं, हैव नो लैंड फॉर कल्टिवेशन, उनके पास भी लैंड नहीं है। ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु ऑन लैंड, 240 फैमिलीज कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। देखो 240 फैमिलीज ऐसी हैं जो कल्टिवेट करते हैं, अपने प्रोडक्शन करते हैं स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड पे, मतलब छोटे लैंड पे, स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड पे, लेस देन 2 हेक्टर, 2 हेक्टर से कम। ओके, इन साइज 2 हेक्टर से कम है इन साइज में। कल्टिवेशन ऑफ सच प्लॉट्स डजंट ब्रिंग एडवोकेट इनकम टू द फार्मर फैमिली। देखो कल्टिवेशन ऑफ सच प्लॉट, यही कल्टिवेशन करना इसी सच प्लॉट्स का किसी भी फार्मर फैमिली के इनकम में ज़्यादा पैसे नहीं आ पाते हैं, क्योंकि इस सच कल्टीवेशन के लिए इतने छोटे छोटे प्लॉट्स हैं, तो कैसे आ पाएंगे? दैट इज़ योर रीज़न। तो वन स्टोरी इज़ गिवन, लेट मी रीड द स्टोरी दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। इन 1960 की बात है। गोविंद वॉज अ फार्मर विद 2.25 हेक्टर्स ऑफ लार्जली अनइरिगेटेड लैंड। बिना पानी वाला लैंड था गोविंद के पास। गोविंद एक फार्मर था, 2.25 हेक्टर का लैंड था उसका, ऑफ लार्जली अनइरिगेटेड, मतलब बिना पानी दिया हुआ लैंड था उसके पास। ओके, विद द हेल्प ऑफ हिज 3 सन्स, उसके पास 3 सन्स था। ओके, उसके पास 3 सन्स था और 3 सन्स थे, मतलब बेटे थे। गोविंद कल्टिवेटेड द लैंड विद द हेल्प ऑफ हिज 3 सन्स, ही कल्टिवेटेड द लैंड थ्रू दे डिडंट लिव वेरी कंफर्टेबली, मतलब इसके बाद भी वो कंफर्टेबली अपनी लाइफ नहीं जी पाए, क्योंकि द फार्मर मैनेज टू फीड इट्स सेल्फ विद द लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा इनकम, क्योंकि फार्मर्स को मैनेज करना पड़ता था, फीड इट्स सेल्फ करना पड़ता था विद द लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा इनकम, और अपनी लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा इनकम के कारण। फ्रॉम 1 बफालो दैट फार्मर प्रोसीड, जो कि फार्मर ने एक लिया था 1 बफालो। ओके, लैंड वॉज डिवाइडेड अमंग 3। देखो आफ्टर गोविंद डेड, जब गोविंद मर गया तो उसके लैंड डिवाइड हो गया अमंग हिज 3 सन्स में। ईच वन नाउ हैज़ अ प्लॉट ऑफ ओनली 0.75 हेक्टर इन साइज। 0.75 हेक्टर ईच सन्स के पास है इस समय लैंड। इवन विथ इम्प्रूव्ड इरीगेशन एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड, देखो मॉडर्न फार्मिंग मेथड को इम्प्रूव्ड करके भी और इरीगेशन के प्रोसेस को इम्प्रूव करके भी गोविंद सन्स आर नॉट एबल टू मेक अ लिविंग फ्रॉम देयर लैंड। देखो उन्होंने इतना यूज़ करके इम्प्रूव्ड इरीगेशन और मॉडर्न फार्मिंग मेथड के कारण भी जो गोविंद के सन्स थे वो नहीं लिविंग फ्रॉम देयर ओन लैंड, वो नॉट एबल टू मेक अ लिविंग नहीं कर पाए अपने लैंड का। ओके, फ्रॉम देयर लैंड दे हैव टू लुक फॉर एडिशनल वर्क ड्यूरिंग पार्ट ऑफ द ईयर, और इन्होंने दे हैव टू लुक फॉर एडिशनल, अपना काम तो उन लोगों ने करा, लेकिन उनके घर में पैसा नहीं आ पा रहा था, लोग कर नहीं पा रहे थे, इसीलिए उनको एडिशनल वर्क और अलग वर्क ढूंढना पड़ा ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ दैट ईयर। ओके, ऑफ द ईयर। आई होप कि ये स्टोरी क्लियर हो गई होगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसे फार्मर्स की फैमिली में कितनी दिक्कतें हो रही थी बिकॉज ऑफ लैंड। उनके पास कम लैंड था, पहले गोविंद के पास 2.25 हेक्टर लैंड था, फिर जो उनके सन में डिवाइडेड हुआ तो एक सन को 0.75 का हेक्टर का साइज का लैंड मिला। ओके, लैंड मिला। क्लियर हो गया दिस मच? आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर होगा है तो मैं अगेन कह रही हूँ कि बता दीजिए मुझे कमेंट सेशन में। हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स? तो हम लोग ने स्टोरी पढ़ ली। यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड अराउंड द विलेज। आप लोग देख सकते हो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स, लार्ज नंबर ऑफ प्लॉट्स आर देयर बट दे आर स्मॉल। ओके, अराउंड द विलेज इन द पिक्चर में आप लोग देख सकते हो दे आर कल्टिवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर्स, और ये कल्टिवेट किसके द्वारा किए गए हैं? स्मॉल फार्मर्स के द्वारा किए गए हैं। ऑन द अदर हैंड मोर देन हाफ द एरिया ऑफ विलेज इज कवर्ड बाय द प्लॉट्स दैट आर क्वाइट लार्ज, और दूसरी तरफ मोर देन हाफ एरिया से भी ज़्यादा विलेज
विलेज में कवर्ड किया गया है प्लॉट दैट आर वेरी वेरी लार्ज, क्वाइट लार्ज हैं वो इन साइज। ओके, पालमपुर देर आर 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फैमिलीज हु कल्टिवेट। देखो 60 फैमिलीज मीडियम है एंड लार्ज फैमिलीज हु कल्टिवेट मोर देन 2 हेक्टर्स ऑफ लैंड, और लार्ज फैमिली जो कल्टीवेट करते हैं मोर देन 2 हेक्टर्स लैंड। मोर देन 2 हेक्टर्स लैंड मतलब पता होगा। अ फ्यू ऑफ द लैंड फार्मर्स हैव लैंड एग्जिटिंग ओवर 10 हेक्टर्स ऑफ मोर। देखो कुछ लार्ज फार्मर्स के पास लैंड एक्सटेंडिंग है ओवर 10 हेक्टर्स ऑफ मोर। ओके, क्लियर हो गया। ये बहुत ही ईजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाउ आप लोग देख सकते हो कल्टीवेटेड एरिया, नंबर ऑफ फार्मर्स कितने हैं और कल्टीवेटेड एरिया कितनी है। देख लो पिक्चर में, खुद देख लो पाई चार्ट पे देख लो ना। सो नाउ आपको पता चल गया होगा कि कितनी मेहनत लगती है, कितना लैंड चाहिए रहता है किसी फार्मिंग में। ओके, वुड यू एग्री दैट अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टिवेटेड लैंड इज अनइक्वल इन अ पालमपुर? डू यू फाइंड अ सिमिलर सिचुएशन फॉर इंडिया एक्सपेंड? येस, आपको ये पता होना चाहिए। आप लोग को बताओगे मुझे कमेंट सेशन में, क्योंकि ये अनइक्वली हो रहा है। किसी को ज़्यादा लैंड मिल रहा है, किसी को बहुत कम लैंड मिल रहा है, किसी को मिल ही नहीं रहा है। तो ये अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। सब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तब होगा जब सबको इक्वल लैंड मिलेगा, किसी को ज़्यादा बड़ा भी नहीं, किसी को ज़्यादा कम भी नहीं, किसी को एकदम कम नहीं, या फिर किसी को मिले ही ना। तो जब सबको इक्वल लैंड मिलेगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी लैंड की, तभी हम लोग उसे इक्वल कहेंगे। यस ना, इक्वल मतलब हम भी तो समझते हैं। हु विल प्रोवाइड द लेबर? अब लेबर कौन प्रोवाइड करेगा? आफ्टर डिस्कसिंग ऑल दी सिचुएशन, लेट मी टेल यू दैट हाउ who will provide the labor after land. labor is the next necessary factors of production. land के बाद मैंने आपको बताया था लेबर हमारा एक नेक्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। क्यों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है? क्योंकि वही तो वर्क करेगा, वो वर्क नहीं करेगा तो कौन करेगा? हम करेंगे नहीं ना। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए लैंड तो होना ज़रूरी है, लेकिन फार्मर्स का भी होना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है जितना लैंड का होना ज़रूरी है। येस, सो आफ्टर लैंड लेबर इज़ अ नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। फार्मिंग रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। तो फार्मिंग, ये जो फार्मिंग है ओके, ये जो फार्मिंग है, ये जो आपको फार्मिंग होती है, जो आपकी फार्मिंग ऐसे क्रॉप्स होती हैं, तो इसमें ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क लगता है। ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क लगता है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, बहुत मेहनत लगती है। तो ये मेहनत कौन करता है? हमारे फार्मर्स करते हैं, हमारे किसान भाई करते हैं, हमारे अन्नदाता करते हैं, यही लोग करते हैं ना। जो हम लोग को खाना मिलता है, किस तरह, क्यों मिलता है, कैसे मिलता है? इनकी मेहनत से मिलते हैं, इनके हार्डवर्क से मिलता है। तो इनकी मेहनत, ये मेहनत करते हैं। तो अब इसमें क्वेश्चन पूछे कौन प्रोवाइड करेगा लेबर? अब कौन प्रोवाइड करेगा ये भी देख लेते हैं। स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेट देयर ओन फील्ड। देखो स्मॉल फार्मर्स, जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं, अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज, अपनी फैमिलीज़ के साथ कल्टीवेट करते हैं देयर ओन फील्ड, अपनी ओन फील्ड कल्टीवेट करते हैं। छोटे किसान अपनी फैमिलीज़ के साथ कल्टीवेट करते हैं देयर ओन फील्ड। थस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्फ। और यही के कारण वो प्रोवाइड करते हैं लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्फ, और इसीलिए वो प्रोवाइड करते हैं लेबर एज दे रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्फ ओनली। ओके, medium and large farmers hire farm laborers to work on their field। देखो जो मीडियम फार्मर्स होते हैं और या फिर लार्ज फार्मर्स होते हैं, वो हायर करते हैं, मतलब खरीदते हैं फार्मर्स को फॉर दे। लार्ज या फिर मीडियम फार्मर्स जो होते हैं वो खरीदते हैं फार्मर्स को कि आओ तुम मेरे फील्ड पर काम करो, तुम मेरा प्रोडक्शन करो, मेरा फील्ड पर काम करो। तो उन लोग लार्ज कौन खरीदते हैं? लार्ज और मीडियम फार्मर खरीदते हैं लेबर को, हायर करते हैं लेबर को, ओके, अपने वर्क के लिए। क्लियर? दिस मच अगर क्लियर हो गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फार्म लेबर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। देखो जो लेबर्स आते हैं मीडियम और लार्ज उसमें काम करने के लिए, आइदर वो आते हैं फ्रॉम लैंडलेस, जिनके पास लैंड नहीं होता है वैसी फैमिली से, और आते हैं वैसी फैमिली से जिसके पास कल्टीवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, जो कल्टीवेट कर रहा है, कुछ काम कर रहा है बट वो स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड कल्टीवेट कर रहा है। आदर वो आएंगे जिनके पास लैंड ना हो, वो आते हैं, या फिर जो आते हैं जिनके पास होता है लैंड, वो कल्टीवेट करते हैं छोटे छोटे लैंड, स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड करते हैं। बट ओके, अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबर्स डू नॉट हैव अ राइट ओवर द क्रॉप्स ग्रोन ऑन लैंड। तो जो हमारे फार्मर्स हैं, ओके, वो अनलाइकली फार्मर्स, फार्म लेबर्स डू नॉट हैव अ राइट ओवर द
तो हम लोग अभी देखेंगे एक स्टोरी के थ्रू कि कैसे हुआ है ये सारी चीज़ें। तो दाला एंड रामकली आर द अमंग द पुअरेस्ट नेटिव ऑफ विलेज। देखो ये दो लोग हैं जो अमंग द पुअरेस्ट नेटिव ऑफ द विलेज हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट, देखो दाला क्या बोला है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड वर्क दीज डेज, मतलब ये बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है काम ढूंढना इस समय में, दीज डेज में। ओनली द लार्ज फार्मर्स हायर अस, लार्ज फार्मर ही हमें हायर करते हैं, हमें खरीदते हैं, दैट टू फॉर वेरी लिमिटेड नंबर, और या फिर कम दिनों के लिए या फिर तुरंत ही हमें हटा देते हैं, कुछ दिनों के लिए हमें हायर करते हैं। तो उस पर रामकली क्या बोलती है, घनश्याम द लार्ज फार्मर हैज़ जस्ट ब्रॉट अ हार्वेस्टर। वो बोल रही है कि एक घनश्याम है जो कि एक लार्ज फार्मर है जिसने ब्रॉट किया एक हार्वेस्टर, एक मशीन है हार्वेस्टर। सो वी आर गोइंग टू गेट एवर लेस वर्क ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सेशन दिस ईयर। तो अब आपको पता है कि क्रॉप्स ग्रो करती है तो उसमें हार्वेस्ट हुई ना, हार्वेस्ट मतलब होता है कटिंग ऑफ क्रॉप्स, यस। तो इसे रामकली क्या बोल रही है कि जब घनश्याम था वो एक लार्ज फार्मर था और उसने ख़रीदा था एक हार्वेस्टर, सो वी आर गोइंग टू गेट इवन लेस वर्क ड्यूरिंग, अब हम लोग को काम भी और कम मिलेगा क्योंकि हार्वेस्ट का सीज़न एक ही तरफ होता है, हार्वेस्ट आपको एकदम लास्ट में होता है, कटिंग ऑफ क्रॉप्स एकदम लास्ट में होगा सीजन दिस ईयर। लास्ट ईयर आई वर्क फॉर लेस देन 5 months इन अ होल ईयर। और वो रामकली क्या बोल रही है कि मैंने लास्ट ईयर वर्क किया था लेस देन 5 years मंथ इन अ होल ईयर। देन दाला क्या बोल रहा है, वी हैव ट्रैक्टर्स फॉर पॉगिंग, हार्वेस्टिंग फॉर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टर फॉर हार्वेस्टिंग, थ्रेशर फॉर थ्रेशिंग, थ्रेशिंग के लिए थ्रेशर है, हार्वेस्टिंग के लिए हार्वेस्टर है, पॉगिंग के लिए ट्रैक्टर्स है। इवन फॉर रिमूविंग वीड्स सम फार्मर्स स्प्रे वेडिसाइड्स, और वीड्स अनवांटेड प्लांट्स जो हमारी क्रॉप्स के साथ आ जाते हैं उन्हें हम लोग वीड्स कहते हैं। ओके, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जो हमारी प्लांट्स हमारी क्रॉप्स के साथ आ जाते हैं उन्हें हम लोग वीड्स कहते हैं, और वीड्स को हटाने के लिए वेडिसाइड्स का यूज़ किया जाता है। ओके, तो वही दाला बोल रहा है। फिर दाला क्या बोला है, फिर रामकली क्या बोली, दिस ईयर आई विल हैव टू लुक फॉर वर्क इन द ब्रेक मेकिंग यूनिट इन रायगंज। अब वो रामकली क्या बोल रही है, अब इस टाइम पे इस ईयर पे हमें देखना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा वर्क, मुझे काम ढूंढना पड़ेगा जहाँ पर ब्रिक मेकिंग अंटिल इन रायगंज, ब्रिक उठाने का काम देखना पड़ेगा, ब्रिक मेकिंग का काम देखना पड़ेगा रायगंज में, यूनिट इन रायगंज। तो उस पर दाला क्या बोल रहा है, आई ओन द लोकल मनी, आई ओन लोकल मनी लीडर ₹2,000, आई हैड टेकन ₹1,000 लास्ट समर व्हेन नो वन वॉज अवेलेबल इन अ फील्ड्स, हाउ विल आई एवर रिप्ले, आई हार्डली earned enough for 2 square meals। ओके, तो इनकी बात यही हो रही है कि इन्हें कम पैसे मिल रहे हैं, और मिल भी रहे हैं, ये काम भी कर रहे हैं लेकिन इन्हें कम पैसे मिल रहे हैं। ओके, माई सिचुएशन इज़ नॉट मच बेटर। वो रामकली बोली मेरी सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा बेटर नहीं है। ड्यू टू द पास्ट डेब्ट द मनी लेंडर्स रिफ्यूज टू गिव मी एनी लोन। देखो पास्ट डेब्ट के कारण जो मनी लेंडर्स है उन्होंने मना कर दिया है कि मैं टू गिव मी एनी लोन, हमें कोई लोन नहीं देंगे। तो इनकी सारी बातचीत है अबाउट लैंड के लिए। ओके, सो क्रॉप्स ग्रोन ऑन अ लैंड इंस्टेड दे आर पेड वेजेस। देखो जो फार्मर्स होते हैं जो उनके लिए काम करते हैं, क्रॉप्स ग्रोन ऑन लैंड, जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं, आइदर उन्हें वेजेस दी जाती है, इंस्टेड दे पेड वेजेस बाय द फार्मर्स फॉर हुम दे वर्क, और या फिर जो फार्मर्स उन्हें, जो लार्ज फार्मर होते हैं जो छोटे फार्मर्स को देते हैं पैसे, फ्रॉम होम दे वर्क, वेजेस कैन बी इन कैश। देखो पैसे कैश में भी हो सकते हैं या फिर काइंड और क्रॉप, या फिर कोई खाने पीने की चीज़ें दे देते हैं या फिर कोई क्रॉप दे देते हैं, या खाने पीने की क्रॉप दे देते हैं। समटाइम्स लेबर्स गेट मील्स ऑल्सो, समटाइम उन्हें खाना भी दे दिया जाता है पैसे की वजह से। तो वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, फ्रॉम वन फार्म टू एक्टिविटी टू अनदर, लाइक सोविंग एंड हार्वेस्टिंग। There is also wide variation in duration of employment. A farm labor might be employed on a daily basis. देखो हम लोग क्या मानते हैं कि जो एक लेबर होता है उसे एम्प्लॉयड करना था डेली बेसिस पे फॉर वन पार्टिकुलर फार्म एक्टिविटी, और एक पार्टिकुलर फार्म एक्टिविटी के लिए उसे करना करेगा। ओके, लेबर को करना पड़ेगा, एम्प्लॉयड करना पड़ेगा, लेकिन डेली बेसिस पे या फिर कोई पार्टिकुलर फार्म एक्टिविटी के लिए लाइक हार्वेस्टिंग, और फॉर द होल ईयर, और होल ईयर के लिए रखना पड़ेगा। दाला इज़ अ लैंडलेस फार्म लेबर। दाला एक लैंडलेस फार्म लेबर जिसके पास कोई लैंड नहीं है, हु वर्क ऑन डेली वेजेस इन पालमपुर, और जो वर्क करता है वेजेस मतलब पैसे, डेली पैसेज के लिए वो वर्क करता है इन पालमपुर। दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर अ वर्क। तो इसीलिए उसे
इसी लिए उसे डेली वर्क उसे देखना पड़ता है, डेली वर्क देखना पड़ता है, मतलब एक दिन दूसरे दिन, तो उसे हर दिन अपने लिए वर्क ढूंढना पड़ता है। द मिनिमम वेजेस फॉर अ फार्मर लेबर सेट बाय द गवर्नमेंट इज ₹300। देखो, गवर्नमेंट के द्वारा एक फार्मर्स को, लेबरर को मिलना चाहिए वेजेस 300 पर डे। 300 पर डे मतलब हर दिन 300 रुपये उन्हें मिलना चाहिए हाथ पर। मार्च 2017 बट दाला गेट्स ओनली 160। अब भाई 300 और 160 में डिफरेंस बहुत बड़ा होता है। 160 तुम्हारा जो भाई दाला है वो इतना मेहनत करता है लेकिन उसको 160 मिलता है। ओके, 300 बहुत ज़्यादा, पर डे उसे 160 मिलता है, और मिलना क्या चाहिए पर डे उसे 300 रुपये मिलना चाहिए, बट मिलता कितना है, 160 रुपीज़ मिलता है। देयर हैविंग कंपटीशन फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबर्स इन पालमपुर, इसीलिए कंपटीशन के कारण कि जो कंपटीशन होता है बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर हैविंग वर्क अमंग द लेबर्स इन पालमपुर, सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस। इसीलिए क्या होता है लोअर, देखो, हैवी कंपटीशन के कारण जो वर्क होता है अमंग द फार्मर्स अमंग द लेबरर्स इन पालमपुर, सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर, इसीलिए पीपल एग्री कर जाते हैं कि हम लोअर वेजेस में भी काम करेंगे। दाला कंप्लेन्स अबाउट दिस सिचुएशन टू रामकली। दाला कंप्लेन करता है अपनी सिचुएशन टू रामकली से अपनी सिचुएशन शेयर करता है या फिर कंप्लेन करता है। हु इज़ अनदर फार्म लेबर, वो एक अदर रामकली एक अनदर फार्म लेबर है। ओके, बोथ दाला एंड रामकली आर अमंग द पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज। दोनों एक पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज है। क्यों है? क्योंकि उन लोग जितनी मेहनत करते हैं उन्हें उतना पैसा नहीं दिया जाता है। उन्हें देना चाहिए 300 रुपीज़ पर डे, बट मिलता कितना है, ओनली 160 रुपीज़ पर डे। ओके, तो दैट इज़ नॉट गुड, दैट इज़ नॉट इक्वलिटी। ओके, सो आई होप कि चीज़ें यहाँ तक क्लियर है। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। अब कैसी टाइप की कैपिटल, अब पैसे की ज़रूरत पड़ती है फार्मिंग में, तो फार्मिंग में पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, ग्रेट लर्निंग। कोई भी डाउट है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर टू यू ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ओके, सो प्लीज़ मुझे बताते रहिएगा, और अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ओके, उसे देखिएगा लास्ट तक, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। तो कैपिटल इन फार्मिंग के बाद हमारा चैप्टर थोड़ा सा ही बचा है, जो कि मैं कंप्लीट कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, आई होप। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय।